Class today our topic is liquid junction potential. Liquid junction potential को हम diffusion potential भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली चार्ज जो है जंक्शन के डिफ्यूज हो रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि वन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इट इज स्पेशली कि आपके पास जो टाइप हो वो कंसनट्रेशन सेल की हो, उस या जो भी टाइप ऑफ ले रहे हो उसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो सेम नेचर के हो बट विद हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन और उनका लिंकेज डायरेक्ट हो। तो जब ये डायरेक्ट होते हैं तो ये आपस में जंक्शन के करीब हो सोल्यूशन आपस में कोई ना कोई वोल्टेज डिफरेंस डेवलप करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ देयर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन फ्रॉम वन कंसनट्रेशन या वन इलेक्ट्रोलाइट टू अनदर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता ही तब है जब आपके पास अनइक्वल रेट्स होते हैं डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये एग्जांपल्स टिपिकल वैसे ही है जैसे हमने कल एक डिस्कस की थी। लेट्स सी कि अब आपके पास किस तरह के आते हैं, केस आते हैं। नाउ यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइट, यू हैव अ सेल, आपके पास एक सेल है। तो सेल की रिक्वायरमेंट क्या होती है आपके पास? सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आपके पास क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कंसनट्रेशन सेल, दैट मीन्स आपके पास जो इलेक्ट्रोड हैं वो सेम नेचर के बने हुए होंगे, उनका पार्शियल प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड्स हैं, उनका प्रेशर दोनों का सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड्स। देन आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दोनों कंपार्टमेंट में यानी कि एनोड और कैथोड दोनों के लिए HCl है, और HCl की जो कंसनट्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी वो बस वेरी कर रही है। पहले वाले की A1 है, दूसरे वाले की A2 है। यू कैन सी दैट कि आपके पास जो एग्जांपल थी बुक में उसमें आपके पास सेल रिएक्शन कैसे दिया हुआ था। आपके पास था प्लाटिनम हाइड्रोजन, ठीक है, और HCl। दैट मीन्स दिस इज द स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन होके कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अपनी पिक्चर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि दिस इज़ द एनोड कंपार्टमेंट एंड दिस इज़ द कैथोड कंपार्टमेंट। ये कैथोड का कंपार्टमेंट है। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो आपके पास HCl है तो वो सेपरेट हो जाएगा H प्लस से Cl आयन में। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एंड H प्लस की फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आ जाएगा। जो आपका एनोड साइड है उस पर H प्लस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती जाएगी बिकॉज H प्लस साइन ऊपर से भी आ रहे हैं आपके पास एनोड साइड से भी, और सोल्यूशन में भी H प्लस साइन पड़े हुए हैं। ठीक है, इन द कैथोड साइड पे क्या होगा, आपके पास जो H प्लस आयन होंगे वो सोल्यूशन से निकल के किस में जा रहे हैं, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग, रिडक्शन हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे Cl की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो कल हमने जो पढ़ा था, क्योंकि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो हम ये सिर्फ बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहा था यहाँ पे, ये माइग्रेशन हो रहा था डिफ्यूजन, बेसिकली इट कार्स द जंक्शन। ये जो आपके पास डॉटेड लाइन आ रही है इसे हम जंक्शन कहते हैं, विच सेपरेट द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विच वेरीड इन देयर एक्टिविटी। इनमें एक्टिविटी का डिफरेंस होता है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम है, हम सिर्फ उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के उसको पार्शियल डिफरेंस करें, दोनों में एक बाउंड्री क्रिएट करें। ठीक है, तो जिस जगह पे H प्लस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्या होगा, हायर टू लोअर की तरफ मूव करता है। डिफ्यूजन का फिनोमेना यही है। तो H प्लस आयन A1 कंपार्टमेंट से A2 साइड पे जाते हैं, और उसी वक्त क्लोरीन आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, वो जंप करके या मूव करके आपके पास A1 वाली साइड पे चला जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है आयन की H प्लस से Cl दोनों तरफ से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक टाइम आएगा कि क्लोरीन आइंस की अमाउंट इस वाले कंपार्टमेंट में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे H प्लस आयन की ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्लस माइनस का जो चार्ज आपके पास बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ से मूव करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया टू क्रिएट अ बैलेंस। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस आपके पास चार्जेस आ जाएंगे, इन चार्जेस की वजह से आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस होना। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होता है जिससे हम क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं इसे। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट यू हैव टू सी दैट कि हमें आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द जंक्शन पोटेंशियल। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब विद ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें हमने कल पढ़ा था 3 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व कर जाती हैं। एक तो EMF होता है जो आपका कौन सा होता है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ E1 होता है एनोड साइड का, एक होता है कैथोड साइड का। तो जब टोटल EMF निकालते हैं तो दोनों को सम करके निकालते हैं ना। तो कल हमने पढ़ा था जब हम विद ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ का और इजाफा हो जाता है जिसे हम कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट में 2 EMF के अलावा एक तीसरा भी इन्वॉल्व करता है, जंक्शन पोटेंशियल, जिसे हमने प्रीवियसली कल देखा था। ओवरऑल एक कैलकुलेट किया जिसमें हमने कहा था एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट साइड से राइट पे क्या आ रहा है, राइट से लेफ्ट पे क्या जा रहा है। तो ये आपके पास था।
फिर है ई विदाउट, जो हम प्रीवियसली पहले से पढ़ते आ रहे हैं। विदाउट ट्रांसपोर्ट का मतलब है जिसमें पोटेंशियल ना होना और इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में सेपरेट पड़े हुए हों। तो उसमें आपने पढ़ा था E1 प्लस E2, यानी कि एनोड साइड पे और कैथोड साइड पे सिर्फ उन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने कंसंट्रेशन सेल या आपने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की एग्जाम्पल देनी है, या आपसे कहा जाए हाउ वुड यू कैलकुलेट द जंक्शन पोटेंशियल, जस्ट रिमेंबर इट कि आपके पास उसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट और विदाउट ट्रांसपोर्ट दोनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। उन दोनों को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं आपसे कहती हूँ ई जे की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट आप याद रखो हमने बड़ी में से छोटी वैल्यू को फिर हम माइनस ही करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जब आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यू कैन सी दैट आपको पता है प्लस का साइन क्या हो जाता है माइनस में, ये प्लस माइनस में, तो ये EMF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये E2 वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ ई जे इज इक्वल टू ई टी माइनस ई विदाउट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी किसी न्यूमेरिकल में या आपको कहा जाए किसी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट करो ई जे को, तो आप ये एग्जांपल लिखें, आप लिखें ई जे की वैल्यू क्या होती है, उसको हम दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जंक्शन का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। इसी जंक्शन के पोटेंशियल को आपके पास उसने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है। सो यही एग्जांपल आपके पास एक्सप्लेन की गई है। उस एग्जांपल से पहले आपके पास है कि आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन जब आ जाती है कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो जाता है, जो आपके पास जंक्शन आता है उसमें डेवलप चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, उसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ आयंस। वेलोसिटी मींस उनकी माइग्रेशन का जो ट्रांसपोर्ट रेट है। मैग्नीट्यूड ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस, आयनिक स्पीड पे। उसके बाद अगर टू आयंस एक दूसरे की स्पीड पे एक जैसे चल रहे हैं, यानी कि उनकी स्पीड एक जैसी, यानी एक प्लस किया दूसरी तरफ से नेगेटिव आया, तो उस टाइम हम कहते हैं कि देयर इज नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जितने पॉजिटिव किए उतने नेगेटिव आएंगे तो चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर दरमियान में आता है तो ही डेवलप होता है। दूसरा, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते। सो मैंने अभी भी आपको पीछे बताया कि आपके पास दो फिर होने चाहिए, टोटल EMF विद ट्रांसपोर्ट, टोटल EMF विदाउट ट्रांसपोर्ट। दोनों को माइनस करेंगे तो जंक्शन आता है, क्योंकि दोनों सेल्स में से फ़र्क ये होता है जंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल वही दी हुई, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 EJ, दिस इज विद ट्रांसपोर्ट। एंड नेक्स्ट आपके पास E1 प्लस E2, तो EJ जब भी निकालना होगा तो विद ट्रांसपोर्ट में से विदाउट ट्रांसपोर्ट माइनस करेंगे, क्योंकि विद ट्रांसपोर्ट में 3 EMF आते हैं, तो बड़ी वैल्यू है तो बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे। तो ये जो एग्जांपल आपके पास दी गई है, जो हमने कल पढ़ी थी, बिल्कुल सेम वही वाली एग्जांपल है, जिसमें हमने कहा था कि A2 की वैल्यू A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो ये हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं कैथोड वाली कॉलम से A1 वाले में, ठीक है। तो इसकी जो हमने कल वैल्यू कैलकुलेट की थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये वैल्यू वो वाली थी जो प्रीवियसली हमने पढ़ी थी, जो कल हमने एक फाइनल क्वेश्चन निकाली थी, ये था विद ट्रांसपोर्ट। अगर इसी चीज़ को मैं विदाउट ट्रांसपोर्ट पे ले जाऊँ, तो ये देखो यहाँ पे एरोस जो डॉटेड लाइन है वो ब्रिज में चली गई, क्योंकि दो चीज़ें अब ख़त्म हो गई, अब आपके पास चीज़ें सेपरेट हो गई हैं, लिक्विड जंक्शन निकल गया। विद ट्रांसपोर्ट हमने कल निकाला था, आप यही वाला फिनोमेना विदाउट ट्रांसपोर्ट पे लगाओगे तो आपका आंसर आएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू दिस वन। और आपको ये बेहतर पता है कि ई नॉट की वैल्यू दोनों में नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी ई नॉट की वैल्यू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो कैथोड है वही एनोड बना हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा उनका चार्ज। अगर एक ऑक्सीडेशन कर रहा है एक रिडक्शन कर रहा है, तो EMF की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, तो दोनों में जीरो होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गेन या लूज करने पर इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू जीरो होती है। इसलिए आपके पास जब भी हम बात करते हैं सेम इलेक्ट्रोड वाली साइड पर, तो ई नॉट की वैल्यू कुछ नहीं आती है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में भी आपके पास 2.303 डायरेक्ट लिखा हुआ है इसी वजह से, ठीक है। यही काम आपके पास उसने विदाउट ट्रांसपोर्ट भी किया है कि ई नॉट की वैल्यू उसमें भी नहीं आनी, क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है आपके पास, तो ई नॉट की वैल्यू के बजाय 2.303 RT ओवर F log A2 ओवर A1 आएगा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे जिसे प्रीवियसली हम इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास A2 ओवर A1, तो ये है विदाउट ट्रांसपोर्ट, और वो विद ट्रांसपोर्ट आ गया। तो अभी हमने बात की थी दोनों को हमने आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो विद और विदाउट दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, और डॉट लॉग M2Y2 M1Y1 आ गया, ठीक है। अब ये M2Y2Y कहाँ से आया है, बिकॉज आपके पास एक्टिविटी आ रही थी दोनों में, तो हमने एक्टिविटी को M2Y2 से रिप्लेस किया है, बिकॉज इट्स फार्मूला ऑफ दैट। एक्टिविटी का फार्मूला होता है, हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, फिर वक्त के लिए याद करना है। A इज इक्वल टू MY, M इज द मोलैलिटी एंड Y इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट। और किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी जो होती है बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलैलिटी एंड इट्स एक्टिविटी कोफिशिएंट।
तो यहाँ पे दोनों में वो चीज़ थी कॉमन, तो हमने बाहर निकाल के लिख दी है। फर्दर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास और भी चीज़ कॉमन आ रही है 2.303 F RT, ये चीज़ भी कॉमन है, तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या आ जाएगा 2TA-1, बाकी सब चीज़ें कॉमन आ गई। तो ये जो 2TA-1 है, हम 1 की जगह पे भी, तो अगर हम TA को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं या सिंपलीफाई इक्वेशन को करना चाह रहे हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं TA + TC = 1। तो आप ये देख सकते हो आपकी इक्वेशन में 2TA की जगह पे TA + TC लिख दिए, ब्रैकेट को ओपन किया तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा TA - TC। तो यू कैन रिप्लेस द 2TA विद TA - TC। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी दिस वन। This is the junction potential, और remember that junction potential is very difficult to measure, हम उसे मेजर नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको इनडायरेक्ट ही मेजर किया जाए दोनों सेल के रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करके। तो इस इक्वेशन में देखें अगर TA और TC की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो TA - TC अगर इक्वल टू 0 हो जाता है या बराबर हो जाता है तो जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास 0। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये 0 कैसे होगा, यू कैन सी दैट TA - TC है, तो TC की जगह भी अगर TA लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या होता है, ये साइन डिसाइड करते हैं कि EJ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास T और TC में, जो एनायनिक और कैटायनिक ट्रांसपोर्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर, तो उसमें अगर इनकी वैल्यूज़ बराबर हो जाती हैं तो ये आंसर 0 देता है। अगर TA की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो आपका जो भी EJ की वैल्यू है वो आपका सोल्यूशन में ऐड होगी, ठीक है। ऐड से मुराद जो भी विदाउट और विद ट्रांसपोर्ट है उसमें ऐड होगी। अगर ए और TC की वैल्यू में डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है तो EMF जो भी आपका पास आंसर विदाउट का आएगा उसमें से चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जो विदाउट होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास विद में चला जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है कि ऑपरेट यील्ड EMF इज लेस देन द E1 + E2, ठीक है। लेकिन अभी बात की कि ये जो वैल्यू को डायरेक्ट मेजर नहीं करती है तो इसलिए अवॉइड किया जाता है जंक्शन पोटेंशियल को। तो जंक्शन पोटेंशियल को ख़त्म करने के लिए हम जो चीज़ लगाते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि आपके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इट इंटरफेयर द एक्चुअल EMF जो बैटरी का होता है या जो सेल का है उसको इंटरफेयर करती है। यहाँ तो ये प्लस होगी या उसमें ये ऐड हो सब्ट्रैक्ट होगी, इसलिए हम इसको एलिमिनेट दो तरह से कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड एडिशन ऑफ इनडिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अगर आप दो सेम नेचर के इलेक्ट्रोलाइट ना दो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले हो तो भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, या आप इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ करिए। कॉमनली हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बजाय हम सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट, यहाँ तो उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, यहाँ कम से कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे वो मटेरियल हैं, सॉल्ट हैं जिनको यूज़ किया जाता है अगर सोल्यूशन में इसके साथ यूज़ करके हम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक सल्फेट, हमें पता है कॉपर सल्फेट, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करने। अगर सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपके पास पोटेशियम मौजूद होगा, पोटेशियम और क्लोरीन, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करी जा रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो फ़ौरन से सोचो कि यहाँ पे जिंक है तो जिंक तो पॉजिटिव चार्ज, आपके पास सारे सोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ इकट्ठी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इसमें से क्लोरीन इधर मूव करके आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट है, इधर रिडक्शन हो रही है तो कॉपर ने मूव कर जाना इलेक्ट्रॉन पे, तो पीछे क्या चीज़ आ जाएगी, सिर्फ सल्फेट। सल्फेट की अमाउंट इस कंटेनर में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, उसमें से पोटेशियम आ जाएगा। इन दिस वे इट विल बैलेंस ऑल द anionic species in the electrolytic solution so that they cannot move from one place to another, वो आपस में मूवमेंट ना करें तो इस ना वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स है, हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। दूसरा आपके पास उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ कि अगर सिंगल लाइन होती है या डॉटेड लाइन होती है इसे लिक्विड जंक्शन कहते हैं, अगर दो वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं तो सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये जो अमाउंट है ये हमेशा आपके पास आनी है 2.303 RT/F, और अगर इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंपल कर लें, RT सब की वैल्यू लगा लें तो इसकी वैल्यू बन जाती है 0.59। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बजाय इसके इस पूरी वैल्यू को बार बार लिखने की हम छोटी सी वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज, हाउ सॉल्ट ब्रिज कैन मिनिमाइज द पोटेंशियल डिफरेंस इन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आपने ये पिक्चर बना के जो वर्डिंग मैंने आपको पोटेशियम क्लोराइड की बताई है वो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा जंक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है, विद ट्रांसपोर्ट या विदाउट ट्रांसपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करके आपस में आता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है।